नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, जैसे पहले भी हमने कई बार बताया है कि हमने एक लीगल क्वेरी सेशन चालू किया है। इस लीगल क्वेरी सेशन में हम क्वेरीस्ट की जो क्वेरीज हैं, लीगल क्वेरीज हैं, जो कमेंट बॉक्स पे किसी भी वीडियो के नीचे लिख देते हैं, हम उनकी लीगल क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आपकी भी कोई लीगल क्वेरी हो, आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी लीगल क्वेरी जरूर पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी लीगल क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए वीडियो के द्वारा, वीडियो के माध्यम से आपकी लीगल क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सनल डिटेल्स और जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, हम उनको हाइड अप कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यूअर्स को बेनिफिट करना, उनकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को बढ़ाना। तो आइए दोस्तों, अब आज हमारे पास एक लीगल क्वेरी आई थी, उस लीगल क्वेरी को हम देखते हैं। और तो वो लीगल क्वेरी थी, ये काफ़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे क्वेरिस्ट हैं, उनके ना डेजिग्नेशन मैंने नहीं सामने रखा है, लेकिन और उनके जो सन है और डॉटर इन लॉ है वो भी अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे। तो मैंने उन सब के नाम और डिटेल्स हैं वो आपके समक्ष नहीं रखे हैं, सिर्फ जो मटीरियल फैक्ट्स हैं, जो लीगल पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आइए पहले हम उनकी लीगल क्वेरी को देख लेते हैं। उनकी लीगल क्वेरी ये थी कि उनकी सन और डॉटर लॉ एक अच्छी पोस्ट पे हैं, काफ़ी उनका डेजिग्नेशन बताया नहीं, और मैरिड हुई थी उनकी 2012 में और कुछ टाइम तक रहे थे। फिर 2013 में उन्होंने बताया कि कंसीव हुई और उनकी जो डॉटर इन लॉ फिर मैटरनिटी चाइल्ड के लीव ली और फिर पेरेंट्स के घर में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। फिर पोस्ट लीव और उनके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर ली, जहां वो हर फादर गॉट हर ट्रांसफर, उनके जो पिताजी थे उनकी जो जॉब थी उनको ट्रांसफर कर दिया, जहां इन जो क्वेरिस्ट के जो सन है वो रहते थे। लेकिन साथ में बताया कि जितने भी रिकॉन्सिलेशन एफर्ट्स थे वो फेल्ड हो गए और जो डाइवोर्स था उनके सन ने फाइल किया, लेकिन अश्योरेंस मिली कि मैट्रिमोनियल हाउस में जो डॉटर इन लॉ वापस आ जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने डाइवोर्स का जो केस है वो वापस ले लिया। लेकिन फिर वो कभी ज्वाइन नहीं किया। फिर उन्होंने डॉटर इन लॉ ने रिजाइन कर दिया पोस्ट से 2020 में और फिर उनके घर आई। फिर उनके बाद पुलिस को बुला लिया। तो अब इनकी जो क्वेरीज हैं, होप दिस इज नॉट एन हाइपोथेटिकल क्वेरी, लेकिन क्योंकि अब इन क्वेरीज हैं तो हम क्वेरीज का जवाब देंगे। तो पहले क्वेरी उन्होंने पुट अप की है कि लेट्स से माय प्लेस इज ए, मान लीजिए वो ए प्लेस पे रहते हैं और उन्होंने जो पुलिस है वो ए प्लेस पे ही पुलिस को बुलाया, लेकिन प्लेस पे पुलिस ने एमएलसी कंडक्ट नहीं की और क्योंकि इंजरीज नहीं थी। फिर जो है जो डॉटर इन लॉ है वो चली गई बी प्लेस पे, वहां पे एमएलसी करवाई। फिर वेयर एज शी रिसाइड्स इन प्लेस सी, मान ली वो उनका जो असली में जो घर है वो सी जगह पे, प्लेस नंबर सी पे है, तो वहां पे उन्होंने केस फाइल किया। तो मींस मैट्रिमोनियल हाउस जो था वो ए प्लेस पे था और जो एमएलसी जो करवाई थी वो बी प्लेस पे करवाई, और जो अपना जो खुद का जो घर है, जो पेरेंटल हाउस कह सकते हैं, वो है प्लेस नंबर सी पे है प्लेस। तो डॉक्टर ने जो एट प्लेस बी डिड नॉट इन्फॉर्म द लोकल पुलिस, नाइदर इन्फॉर्म द प्लेस ए, शी इज शोइंग माई address in MLC as her residential place. So she has filed 498A 406 DP 34307 where injury is simple. There is no admission, no discharge in the hospital. Place ABC can be assumed, जो भी उन्होंने बताया था, can be filed a case against a doctor for making a false MLC. तो देखिए, अब ये नहीं बताया आपने कि जो क्वेरिस्ट ने ये नहीं बताया कि जो एमएलसी बनाई है डॉक्टर ने वो क्या पुलिस ने चार्जशीट में फाइल की है। तो पहले ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो प्लेस है मैट्रिमोनियल हाउस है वो ए पे है, जहां फादर इन लॉ
और जो सन है वो रिसाइड करते हैं। बी जो प्लेस है वो जहाँ पे हॉस्पिटल है जहाँ पे एमएलसी करवाई है, और प्लीज सी जो प्लेस है वो उनका जो लेडी का खुद का घर है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर ने जो बी प्लेस पे इन्फॉर्म मतलब जो एमएलसी कंडक्ट की थी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और नाइदर जो ए को बताया, नाइदर पुलिस एट द प्लेस ए, शी इज शोइंग माई एड्रेस एट एमएलसी एज अ रेजिडेंशियल प्लेस। तो फिर उन्होंने केस फाइल की है 498 406 DP 34307। तो देखिए अब कई स्टेट्स ऐसी हैं वहां पे कई लोग जो हैं एमएलसी जो है वो प्राइवेटली भी बनाते हैं। वो जैसे एक फीस होती है कि 100 रुपीज फीस दे के एमएलसी कंडक्ट कराते हैं। तो इसमें देखिए अब जो वैसे एमएलसी का जो प्रॉपर प्रोसीजर है, कई जो जैसे दिल्ली जो दूसरी स्टेट्स हैं जो काफी मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं उसमें ये प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि जो एमएलसी जो है पुलिस की प्रेजेंस में कराई जाती है, पुलिस ही कंडक्ट कराती है, और जो एमएलसी की जो रिपोर्ट है वो पुलिस को दी जाती है। यहाँ पर अब कौन सी स्टेट में इन्होंने करवाई है एमएलसी, और वो प्राइवेटली एमएलसी करवाई है, और ये क्वेश्चन नहीं बताया क्वेरीज में कि जो एमएलसी है वो चार्जशीट के साथ फाइल की है कि नहीं की है। तो देखिए अब जो डॉक्टर ने जो क्या वो एग्जामिन किया है, ये भी क्वेश्चन उठ के आता है, सिर्फ डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन किया कि एमएलसी की बनाई है। अगर मान लीजिए एमएलसी बनाई है तो अब वो डॉक्टर हो सकता है कि वो बोनाफाइडली काम किया है डॉक्टर ने, और प्रॉपरली जो एज ए पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी उस डॉक्टर ने काम किया, और एमएलसी की जो रिपोर्ट है दे दी है। अब ये सवाल उठता है कि जब तक वो डॉक्टर कोर्ट में आके एमएलसी को प्रूव नहीं कर देता है तब तक वो एमएलसी वैलिड नहीं होगी। अब इसलिए डॉक्टर को विटनेस बनाना बहुत जरूरी है जिन्होंने एमएलसी कंडक्ट की है। अब दूसरी चीज ये पूछी है कि आपने पूछा कि कैन वी फाइल अ केस अगेंस्ट डॉक्टर फॉर मेकिंग फॉल्स एमएलसी। अब देखिए सिंपल आप क्वेरी पे आएंगे कि फॉल्स एमएलसी, देखिए फॉल्स एमएलसी आप कैसे कह सकते हैं कि फॉल्स एमएलसी हो सकता है कि एमएलसी सही हो सकता है कुछ और कुछ इवेंट हुआ हो सकता है आपके साथ कोई कनेक्शन ना हो उस एमएलसी का। आप देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा वीक पॉइंट्स आ रहे हैं, वो है लेडी के ऊपर। लेडी का ही काम है प्रूव करना कि डिलेनेस क्यों हुई है, क्योंकि पुलिस आई, पुलिस ने एमएलसी नहीं करवाई, कंडक्ट नहीं किया, अब उसके बाद वो बी प्लेस पे गई, तो ये भी हो सकता है कि डिलेनेस, और जो डिलेनेस को एक्सप्लेन करना होगा वो काम प्रोसिक्यूशन का है, आपका काम नहीं है ये प्रूव करना। तो ये डिलेनेस जो ही हो सकता है आफ्टर डिलिब्रेशन और कंसल्टेशंस के बाद जो है वो एमएलसी बनाई गई हो। तो ये आप ये ऑनर्स ऑफ द प्रूफ, जो बर्डन ऑफ द प्रूफ है वो जो है डॉटर इन लॉ जो आपकी डॉटर है, और जो प्रोसिक्यूशन है, अगर मान लीजिए ये केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे किया गया तो ये काम पुलिस का मतलब प्रोसिक्यूशन का है प्रूव करना कि डिलेनेस को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जब तक वो डिलेनेस को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर देते तब तक जो है जो प्रिजम्पशन ऑफ जो इनोसेंस है वो अक्यूज्ड के ऊपर आएगी, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अक्यूज्ड के ऊपर आएगी। दूसरी चीज ये उठती है सेक्शन 6 को इंडियन एविडेंस एक्ट का भी यही कहता है, रेलिवेंस ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग द सेम पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये सेक्शन जो है ये आपको आके रेस्क्यू करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इवेंट हुआ तो उसमें अक्यूज जो भी विक्टिम है ही और शी मस्ट हैव एक्टेड कंटेम्परेनियसली और स्पॉन्टेनियसली। जब तक वो काम मतलब बिना किसी डिले के करते हैं, मान ली कोई इवेंट हुआ है और उसमें जो है इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट होना बहुत जरूरी है, अगर उसमें कुछ गैप आ जाता है, इवन स्लाइटेस्ट गैप भी आ जाता है, तो भी बर्डन ऑफ द प्रूफ प्रोसिक्यूशन को करना होगा, और इसका जो बेनिफिट है वो अक्यूज्ड को मिलेगा। अगर वो डिलेनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो ये जो बेनिफिट है वो अक्यूज्ड के फेवर में जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैन वी फाइल अ केस अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर मेकिंग फॉल्स एमएलसी। देखिए जब पहले तो अब ये दो क्वेश्चन उठते हैं कि पहला तो डॉक्टर ने हो सकता है कि बोनाफाइडली काम किया है, बोनाफाइडली एक्ट किया है, लेकिन जब तक पहले आके अपनी जो एमएलसी को प्रूफ नहीं कर देते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रॉस एग्जामिन करने की, क्रॉस एग्जामिनेशन से कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने निकल के आते हैं जो कि लग रहा है कि ये डॉक्टर ने मैलिफाइडली काम किया है, तभी आप प्रोसीड कीजिए। अभी कोई भी स्टेज पे प्रोसीड करना, डॉक्टर के ऊपर प्रोसीड करना काफी ज्यादा प्रीमेच्योर होगा, गलत होगा, और ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इसलिए सिंपल एलिगेशन लगा देना कि डॉक्टर ने फॉल्स एमएलसी बनाई है, हो सकता है एमएलसी करेक्ट हो सकता है मान लीजिए कोई भी आप भी कोई डॉक्टर है, मान लीजिए आप अपने आप को एक डॉक्टर कर लीजिए, समझ लीजिए कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा, आप उसका एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करके जो भी रिपोर्ट होगी वो साथ में लिख देंगे। अब उसमें किसके हो सकता है थर्ड पर्सन ने किसी पर अटैक किया और डॉक्टर का सिर्फ रोल सिर्फ एग्जामिन करना है,
अगर डॉक्टर ने उस पेशेंट को सिर्फ एग्जामिन ही किया है और एग्जामिन करके रिपोर्ट बनाई है, तो फिर इसमें कोई मैलाफर्डनेस नहीं जो है वो प्रूफ नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ मैलाफर्डली कुछ काम किया है तब फिर आप बेशक प्रोसीड कर सकते हैं। इसलिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कोई भी स्टेप लेना, हैस्टी स्टेप लेना मतलब फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए पहले उसको विटनेस बनाने दीजिए डॉक्टर को कोर्ट में आकर डिपोज करने दीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। आप क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी अपनी क्वेरीज हैं वो पुट अप मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसकी टेस्टिमोनी को डिमोलिश कर सकते हैं, मैलाफर्डनेस को प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाहें अलग से केस भी फाइल कर सकते हैं अगर डॉक्टर ने मैलाफर्डली कुछ काम किया है या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी की है। तो सिर्फ ये एक प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है कि जो डॉक्टर से हुआ है। और प्रोसीजर लैब्स के ऊपर आप एक क्रिमिनल केस लगा दें, इंस्टीट्यूट कर दें, ये एकदम फायदेमंद नहीं होगा। अब देखिए सेकंड क्वेरी आपने पूछी है, शी हैज फाइल्ड अ मेंटेनेंस केस, शी इज वर्किंग अर्निंग गुड इन WS means written statement. We requested the court to tell her to give her affidavit as per the Neha judgment, but court is silent on this aspect. When with proof, court was told she is working. Court is silent and told us to resubmit written statement. What should we do? देखिए लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो पूरी तरह से ये नेहा रजनीश वर्सेस नेहा की जो जजमेंट आ चुकी है, कोर्ट को इसी हिसाब से चलना होगा। अगर कुछ एरर होती है तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप उसके ऑर्डर को रिवीजन पिटीशन से आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर फैमिली कोर्ट में है तो रिवीजन पिटीशन से आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर कोई भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट को कंप्लाई करने में कहीं भी एरर होती है तो अब ये रीसबमिट करने को बोला है, तो रीसबमिट के बाद पहले तो अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, एप्लीकेंट को, उसको अपना एफिडेविट देनी होगी। जब वो एफिडेविट दे देती है उसके बाद आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, 2 एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम मिल सकती है, उसमें आप अपना रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको वो पूरा डिटेल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा उस वीडियो को अगर आप देखेंगे। रजनीश वर्सेस नेहा की मैंने एक पूरा वीडियो डिटेल बनाया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपने, ऑल हर डिटेल्स on Gmail applications and she deserted my son long ago. How to tell court to direct her to show her electronic evidences such as Google Timeline as it has a record and that she never stayed with us. Is CRPC 125(4) applicable in this case of maintenance? देखिए पहले आप 125(4) को पहले एक दफा समझ लीजिए 125(4) है क्या। देखिए 125(4) का अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखेंगे तो ये क्या लिखा है, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एंड allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason। अब देखिए यहाँ पे लिखा है without sufficient reason she refused to live with her husband if she are living separately by mutual consent। तो यहाँ पे सेक्शन 125(4) आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा कि रीजन ये है कि उसके पास सफिशिएंट रीजन है नहीं रहने के। उसके लिए ऑलरेडी वो जैसे आपने बताया कि केस कर लगा रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का 498 का केस लगा रखा है, तो ये सफिशिएंट ग्राउंड है। कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती है 125(4) के अंदर कि आप वाइफ को कि आप जाके जो है हस्बैंड के साथ रहे। तो इस केस में देखिए आपको हेल्पफुल नहीं होगा। और आप अगर वो चाइल्ड है, अगर शी इज अर्निंग, एफिडेविट देगी, वो एफिडेविट देने पे मेंटेनेंस जो है वाइफ को मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड की देनी पड़ेगी उनकी जो मेंटेनेंस है। तो चाइल्ड की जो उन दोनों की इनकम है उनको प्रोपोर्शनेट करके चाइल्ड की मेंटेनेंस बाइंडिंग होगी जो है आपके सन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन पूछा आपने अगला कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फॉर 498 as she in FIR is quoting false incidents of 2012 etc। देखिए अगर 2012 के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं बताया और अगर डाउरी आर्टिकल्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि आपने मतलब आपके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन या एक्यूजेशंस नहीं लगाए हैं कि डाउरी आर्टिकल्स रिटेन करके रखे हैं, तो 498 का जो टाइम लिमिट है वो 468 CRPC के अंतर्गत देखा जाए तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स है। तो 498 का भी जो लिमिटेशन है वो 3 इयर्स का है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट 2012 के बाद नहीं लगाया गया है तो आप लिमिटेशन के आधार पे क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं सिर्फ 498 के ऊपर। लेकिन साथ में अभी एक आपने बताया कि एक इंसिडेंट बताया है कि 2020 में घर आई और
फ्रेश पुलिस को बुला लिया है, फ्रेश एलिगेशंस बुला दी, तो हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी की गई है। और अगर उसमें एलिगेशंस लगाई हैं, डाउरी से रिलेटेड एलिगेशंस लगाई हैं, तो फिर कॉज ऑफ एक्शन 2020 तक चला जाएगा। तो ऐसे केस में लिमिटेशन का रिलीफ लेना मतलब काफी हेल्पफुल नहीं होगा 498 का। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि ट्रायल को फेस किया जाए और ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही जो है उनकी जो टेस्टिमनी को डिमोलिश किया जाए। तो उम्मीद है ये क्वेरी काफी हद तक आपको सॉल्व हो गई होगी, और जो भी सिमिलर सिचुएटेड कंडीशंस में लोग बैठे हैं उनको भी, अगर उनकी भी इनसे संबंधित क्वेरी है, उनकी भी सॉल्व हो गई होगी। अगर कोई भी अगर क्वेरीज चाहें तो कोई भी क्वेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे लिख सकते हैं। हम उनकी जो क्वेरी को वीडियो के माध्यम के द्वारा उनकी लीगल क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए अपडेट्स आते रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।